आज मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउन का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में जो पार्ट वन था प्रोनाउन का, उसमें हम प्रोनाउन की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन, एक टेबल मैंने आपको बनवाया था जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े थे, केस, पर्सन, उनका ऑर्डर, और सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इनके यूज पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी पर्सनल प्रोनाउन में एक और चीज़ रह गई थी आपकी, रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, या आप कहें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लिखा, आई डू दिस वर्क विथ अमित्स हेल्प। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लिखा, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। ठीक, दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली है क्या और इसका यूज़ हमें क्यों करना है। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस लिखा है कि आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ, विथ अमित हेल्प्स। ठीक है, मैं किसी काम को करने के लिए क्या कर रहा हूँ, अमित की हेल्प ले रहा हूँ। पहला सेंटेंस का मीनिंग ये है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैं ये काम करता हूँ, बट ये काम मैं कैसे करता हूँ, ये काम मैं खुद करता हूँ। ठीक है, माई सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार हमें सेंटेंसेस में इस तरीके का मीनिंग कन्वे करना होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो खुद अपने लिए सेंटेंस में बात कर रहा है। ठीक है, किसी काम को करने की या किसी और चीज़ को बोलने के लिए वो खुद अपने लिए बात कर रहा है, वो किसी दूसरे के लिए बात नहीं कर रहा है। मतलब आपका ये जो वर्ब है ना, ठीक है, इसका जो रिसीवर है वो एक्चुअली है ही नहीं। मतलब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा जो एक्शन को रिसीव करे। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका वो खुद अपने लिए बात कर रहा होता है, तब हमें ये सेल्फ वाले वर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कोई एक्शन हो रहा है और वो रिटर्न, इन रिटर्न वो सब्जेक्ट के पास वापस डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आर के लिए आर सेल्फ्स, ठीक है, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। मैंने आपको बताया था कि यू जो है वो दोनों केस में लिखा जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ही का हमने पढ़ा था क्या, हिम सेल्फ। ठीक है, सी का क्या था, हर सेल्फ, और इट का क्या था, इट सेल्फ। ठीक है, दे का क्या था, देम सेल्व्स, और वन का हमने क्या लिखा था, वन सेल्फ। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन आता है इस पे, वो सेल्फ करके देता है। ठीक है, आर सेल्फ करके देगा, ये नहीं होगा। ठीक, जो प्लूरल है उसको आप वी ऐसे लिख रहे हैं, ये याद रखें। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको ये सेंटेंस समझा देता हूँ। इसमें हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, ही कर्स्ड। फिर से ये यही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको दूसरे सेंटेंस में समझाया। ये एक्चुअली यहाँ पर देखो, एक वर्ब दी है कर्स। ठीक है, कर्स का मतलब होता है किसी को बुरा कहना, या किसी को अभिशाप भी बोलते हैं, अभिशाप, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो कर्स दो तरीके से हो सकता है। एक, जो कर्स कर रहा है वो किसी और को कर्स करे, तो उस केस में आपको सेंटेंस में सेल्फ वाला वर्ड यूज नहीं करना होता है, क्योंकि आप किसी अदर पर्सन के लिए बोल रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो अदर पर्सन है।
लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हमें क्या करना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कर्स जो है ना, मतलब जो कोई एक्शन कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है। ऐसे इसमें देखो, ही कर्स हिमसेल्फ, उसने खुद को दोषी ठहराया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा, क्यों? क्योंकि किसी दूसरे की हम बातें नहीं करना चाह रहे, यहाँ सब्जेक्ट जो है वो खुद अपने लिए बात कर रहा है, तो हमने वहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड यूज किया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में आ जाए तो देखो, जॉन सॉ हिम, जॉन ने उसे देखा, ठीक है, किसी और को देखने की बात कर रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि जॉन सॉ हिमसेल्फ, जॉन ने खुद को देखा इन द मिरर, मिरर में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मुझे आप लोगों को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली है क्या और इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद हमारी ये चीज़ बन गई कि आपको याद रखना है कि कौन से प्रोनाउन का सही फॉर्म क्या है आपका, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ समझाता हूँ इन पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं और आपको यूज क्या करना है। देखिए, पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड, कभी भी कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अगर आई को माई सेल्फ लिख रहे हो, ठीक है, तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट की जगह पे लिखने वाला रूप है ना, फॉर्म है ना, वो अलग ही है। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी सब्जेक्ट के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई सेल्फ, ठीक है। ये विल है, ये मेन वर्ब है आपकी, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और इससे पहले आपको माई सेल्फ लिखा है, ये गलत है, यहाँ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसके बाद सेकंड में देखो, अब माई सेल्फ को हम सब्जेक्ट की केस पे तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है, इस सेंटेंस में लिखा है कि आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा माई सेल्फ, खुद। तो आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको उसको वर्ब के बाद यूज करना होता है। ये एक इसकी सेंटेंस में यूज करने की जनरल पोजीशन है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको यूज करना होता है, क्लियर है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, दिया है, ये आपकी वर्ब है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक। तो इसको क्या हम गलत मानेंगे? नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। मतलब हम वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो करने का तरीका होता है ना, ये एम्फेसाइज करने का होता है, ठीक है। ये एम्फेटिक कंडीशन मतलब क्या है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी एक्शन को करने के लिए उस पर जोर दे रहा है, तो इस केस में हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद और वर्ब से पहले लिखा जा सकता है। आप इसको गलत नहीं मानेंगे, और गलत ये तो जनरल पोजीशन है ही, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस आपका यूज यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो वर्ब हमने लिखी है ना इंट्रोड्यूस, इस पे देखना जरा। ही इंट्रोड्यूस्ड अमित टू मी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल, ही इंट्रोड्यूस टू मी। दोनों क्वेश्चन को समझना है, हालांकि मैं आपको पीछे बता चुका, फिर भी एक बार आपको और क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वर्ब ली है इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये आपकी एक वर्ब है।
अच्छा देखो, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी से जान पहचान कराना, अवगत कराना, बताना, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है ही, वो मी से मिलवा रहा है किसको, अमित को, ठीक। अपने आप को नहीं मिलवा रहा है, अमित को मिलवा रहा है। तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस के बाद यहाँ पे अमित जो है वो इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस पता क्या है, ही इंट्रोड्यूस टू मी, अच्छा मुझसे मिलवाया गया है, किसने मिलवाया, अमित ने। लेकिन सवाल ये है कि मिलवाया किसको। पहले सेंटेंस में तो उसने बता दिया था, मतलब ऑब्जेक्ट दे दिया था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो ये अंडरस्टूड है कि उसने किसको मिलवाया है, खुद को। और खुद के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ। तो मेरा समझाने का मतलब आपको ये है कि ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद दो तरीके के मीनिंग कन्वे होते हैं, कि अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो वो दूसरे के लिए काम कर जाती हैं, लेकिन नहीं लिखोगे तो आपको वहाँ उनके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हो तो सब्जेक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो वहाँ पे हमें सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो वर्ब हैं जिन पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ब यूज करने को मिल रहे हैं तो इनके बाद ना आपको सेल्फ वाला वर्ड जो है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन में आपको एक वर्ब दी है रिकनसाइल, ठीक है। रिकनसाइल का मतलब होता है सामंजस्य बनाना, ठीक। आपके मैंने इसमें लिखी भी है, इनको याद रखेंगे आप। सब्जेक्ट क्या है, मैनी वेमेन, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका, और वो भी प्लूरल केस में है, ठीक। रिकनसाइल, अच्छा रिकनसाइल का मतलब सामंजस्य बनाना, किसको रिकनसाइल करती हैं वो, दूसरों को। अच्छा दूसरों को, तो यहाँ पे लिखना था हमें किसको रिकनसाइल करती हैं, मतलब ये एक जनरल एग्जांपल लिखा है, अच्छा एग्जांपल है, समझे। मैनी वुमेन रिकनसाइल अकॉर्डिंग टू देयर इन लॉज, अपने जो ससुराल होती है उनके अनुसार वो खुद को या फिर अपने पति को या ससुराल वालों को, कंडीशन दो हो सकती हैं, लेकिन अगर अपने ससुराल वालों को और अपने पति को अपने अकॉर्डिंग बना लेती हैं तो वहाँ लिखा होता, नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो खुद उनके हिसाब से हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिकनसाइल के बाद यहाँ पे सेल्फ वाला वर्ड यूज़ करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लिखें, विमेन है तो हम यहाँ सी लिखें, सी मतलब हर सेल्फ, नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। तो मैंने आपको बताया कि प्लूरल के केस में हमेशा कोई भी नाउन अगर चेंज होता है तो वो दे में होता है, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्फ्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, वो याद रखेंगे। ऐसे ये देखो, ही प्राइड्स, अच्छा वो प्राइड करता है, गर्व करता है, किस पे करता है, कुछ नहीं दिया तो वो किस पे करता है, हिमसेल्फ, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आसान लगेंगी। अगला देखते हैं, देखो कुछ वर्ब्स, अभी हमने ये पढ़ लिया कुछ वर्ब्स जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देती हैं, ठीक है। वहाँ अगर मतलब ये कह लीजिए कि जो वर्ब हैं उनका यूज ही सब्जेक्ट के लिए, खुद के लिए होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं होता। जैसे मान लो फील करने की बात कर रहे हैं, तो फील जो भी करेगा मतलब सब्जेक्ट होगा वो खुद ही करेगा। तो हमें इनके बाद, ठीक है, वर्ब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है प्रोनाउन का वो यूज नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे की वर्ड लिखा है, प्राइड को भूल जाना यहाँ पे, क्योंकि हमने दूसरी वर्ब यूज कर ली है, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे अकेला कीप लिखा है, और यहाँ पे मस्ट ट्राई एंड कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट लिखा है। तो इनके बाद आपको जो सेल्फ वाले वर्ड लिखे हैं ना, ये सब गलत हैं, ठीक है। आपको ये यूज नहीं करना, आपको ये यूज नहीं करना, आपको ये यूज नहीं करना, ठीक। क्वेश्चन बनते हैं, अच्छी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट वर्ब पे क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। एक तो होता है आपका एब्सेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रेजेंट।
अब याद रखें ये आपके वर्ब भी होते हैं और ये आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड ना दो तरीके से काम करते हैं सेंटेंस में। अब देखो अगर ये वर्ब होंगे, ठीक है, अगर ये वर्ब होंगे तो सिंपल सी बात है इनमें ईडी होगा सेकंड फॉर्म के लिए, थर्ड फॉर्म के लिए, या आईएनजी होगा, ठीक है। एडजेक्टिव हैं तो कुछ नहीं होगा इनमें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब हम एब्सेंट और प्रेजेंट का यूज वर्ब के केस में कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो यूज है वो आपका वर्ब की तरह हो रहा है, ठीक। तो उस केस में सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब आ जाएंगी आपकी, ठीक है, ये वाली। तो इनके बाद आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, ठीक। लेकिन ये याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में वर्ब है और उसके बाद आपको ने यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट लिखा है, ठीक है, बट ये आपके यहाँ पे सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं, कैसे पहचानोगे, ना तो वो ईडी फॉर्म में होंगे ना आईएनजी फॉर्म में होंगे, ठीक है। या फिर आपको सिंपली जो भी मतलब इनको पहचानने का तरीका होता है तो वो ये होता है कि आपको यहाँ पे वो एग्जामिनर क्या देगा, बी वर्ब दे देगा। बी वर्ब मतलब एज एम आर वॉज वर्ब, विल भी सेल भी, तो उनको इजीली वहाँ फाइंड कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पहले सेंटेंस में लिखता हूँ दे वर। अच्छा हमें पता है कि आपके जो वर्ब होते हैं जनरली इनमें वॉज वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी। पैसिव होगा तो आप क्या यूज कर लोगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब है ना आपकी अच्छा जो एब्सेंट वर्ड है ना तो ये आईएनजी फॉर्म में है ना थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे होंगे। तो इस केस में आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना वो यूज करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई जब ये वर्ब का सेंस देंगे तभी तो हम इनके साथ यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, मीनिंग तो तभी कंप्लीट होगा ना। अब ऐसे ही सेंटेंस में देखो यहाँ आपका सब्जेक्ट है, यहाँ आपकी वर्ब है और वो भी सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। तो इनके बाद हमने यहाँ पे जो सेल्फ वाला वर्ड यूज किया है ये करेक्ट लिखा है, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ इन द क्लास, मैंने खुद को क्लास से क्या किया, एब्सेंट किया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। सेंटेंस में आप टाइप से समझ लो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस देते हैं। जनरली हम यहाँ पे चार वर्ड यूज करेंगे। एक है आपका ईच, ठीक है, दूसरा है आपका एवरी, ठीक है, एक हम लिख रहे हैं यहाँ पे ईदर, और नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे नीदर, ठीक है। अच्छा देखो ईच का यूज, एवरी का यूज, ईदर का यूज और नीदर का यूज। देखो हिंदी में हम एक वर्ड बोलते हैं चुन चुन के। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईच जो है जिस अगर हमें इसका यूज करना है तो कम से कम आपको दो लोग चाहिए, दो या दो से अधिक, ठीक है। और एवरी में हमेशा आपको दो से अधिक ही लेने हैं, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट है। ईदर जो है वो आपका दो के लिए और ये भी आपका सिर्फ दो के लिए, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ईदर यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आप एट ए टाइम इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, बट दोनों को एक साथ यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम नीदर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं दो के बीच में, ठीक है। तो हम ना तो इसकी बात कर रहे हैं ना इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका जो वर्ड है वो कैसा है, नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव वर्ड है। तो याद रखना कि इसके साथ अदर कोई नेगेटिव वर्ड आपको यूज भी नहीं करना है। ईदर जो है वो आपका कैसा वर्ड है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो आपको एक का सिलेक्शन दे रहा है बट ऑप्शनल है, ठीक है।
एवरी, हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम एवरी का यूज करते हैं तो जितनी भी चीज़ें हम लेते हैं मोर देन टू, वो हमेशा आपको एक ग्रुप के सेंस में यूज करने को मिलती हैं, ठीक है। एज अ होल मतलब पूरा वो आपका एक ग्रुप बन जाता है। लेकिन जब हम ईच में बात करते हैं तो ईच में क्या है कि हम दो से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं या जितनी भी ले रहे हैं, बट ये क्या करता है, ये हर एक को आपको इस तरीके से इंडिविजुअली बांट देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि वो गब्बर मूवी हम सब ने देखी है, उसमें क्या होता है, गब्बर के आदमी कहते हैं सबको चुन चुन के मारो, मतलब हर एक की कनपटी पे, हर एक के फोरहेड पे आपको एक बुलेट मारनी है। तो हमने उनको इंडिविजुअल कर लिया, तो वहाँ हम वर्ड यूज कर लेंगे ईच। लेकिन मान लो अगर गब्बर का नहीं, तुम एक काम करो, पुलिस आ जाएगी, सबको एक साथ उड़ाओ, तो वो एक बॉम्ब फेंकेंगे और सब मर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एवरी पूरा एज अ होल एज अ ग्रुप हमने ले लिया, ठीक है। इधर और नीदर आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, यहीं पे एक वर्ड और याद रखेंगे, बोथ, ठीक है। बोथ का मतलब क्या हुआ, एट ए टाइम हम क्या कर रहे हैं, दोनों लोगों को एक साथ, ठीक। तो जब दो लोगों की टुगेदर बात कर रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज कर लेंगे बोथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके चारों वर्ड हैं, कभी भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के केस में आ गए, मतलब आपको स्टार्टिंग में मिल गए, ठीक। तो इनके साथ जब भी आप वर्ब यूज करोगे, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। बोथ में क्या होगा, अगर ये कभी भी आपको सब्जेक्ट के केस में आता है तो हमेशा हम इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे और इसके साथ आपको हमेशा वर्ब को प्लूरल केस में यूज करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कभी भी आप अकेले एवरी के जस्ट बाद ऑफ का यूज़ नहीं करोगे, ये गलत होता है। एवरी कभी सिलेक्शन के केस में यूज़ नहीं होता है। हाँ, एवरीबडी, एवरीवन, इस तरीके के वर्ड बनते हैं तो वो वहाँ पे यूज हो सकते हैं, बट अकेले एवरी के बाद कभी भी आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना है, ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो, ईच ऑफ देम सही है, हो सकता है, इज सही है, ठीक है। डूइंग हिज ड्यूटी, ये मैं आपको पॉजिटिव केस में बता चुका हूँ, वहाँ पे मैंने आपको एवरी वाला क्वेश्चन बताया था, ईच वाला क्वेश्चन बताया था कि ईच एवरी अगर आपको सब्जेक्ट के केस में मिलते हैं तो पॉजिटिव केस हमेशा हिज होता है। लेकिन अगर वहाँ पे जेंडर डिफाइन हो कि वो सिर्फ फेमिनाइन जेंडर है, तो उस केस में हम ये हर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा आपको हिज यूज़ करना है, कभी भी देयर का यूज़ नहीं लेना। ईदर ऑफ द बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो, तो यहाँ पे अंडरस्टूड हो रहा है, ये एक्चुअली सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे, आप ये सिर्फ समझाने के लिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अलग तरीके से आते हैं, वहाँ सब कुछ आपको मेंशन कर दिया जाता है कि 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के क्वेश्चन लिखे हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है। फिलहाल ये हो बना, नीदर क्या है, नीदर ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, प्लेड इन द मैच हो, तो ये भी आपका नीदर मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नेगेटिव सेंस है, ठीक है। अगर सेंटेंस में मान लीजिए इधर कहीं नॉट यूज होता तो वो गलत हो जाता। एवरी वॉच, ठीक है, एवरी के साथ वॉच यूज किया, सही है, ठीक है। एवरी के साथ हिज का यूज किया, ये भी करेक्ट है। तो ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल और क्या इनके मीनिंग्स होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे और प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा इसकी, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ। हमने एक वर्ड यूज किया अभी, ईदर, ठीक है। दूसरा वर्ड यूज किया नीदर, ठीक है। हमने ये अभी पढ़ा कि ईदर के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, और इसके लिए चाहिए कम से कम 2। और ईदर क्या करता है, ईदर का जो सेंस हमने अभी पढ़ा वो क्या करेगा कि आपके पास कम से कम 2 चीज़ें हैं, वो उन दोनों में से किसी एक को एट ए टाइम सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और नीदर का क्या सेंस था कि आपने क्या किया था, 2 चीज़ें हैं और 2 में से आपने किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया, ठीक। लेकिन ये तो बात हो रही है कब, जब हमें 2 में से सिलेक्शन करना है। लेकिन क्या कभी ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती कि आपको
दो से ज़्यादा में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो या दो से ज़्यादा में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना हो, वो कंडीशन भी बनेगी। तो फिर हमें याद रखना है इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो इस केस में हम क्या यूज कर लेंगे, एनी। ठीक है, एनी का जो यूज हम कर रहे हैं वो मोर देन 2 के लिए, इन प्लेस ऑफ ईदर। ठीक, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, लेकिन हमें किसी एक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो इस केस में हम एनी का यूज कर लेंगे, क्योंकि एनी का मतलब क्या होता है, कोई। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर मुझे नीदर का यूज करना है तब मैं क्या करूँगा, तो नीदर की जगह मैं यूज कर लूँगा दोस्तों किसका, नन का। ठीक है, नन का जो यूज है आपका वो मोर देन 2 के लिए है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता नहीं, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता था मैं बड़े अच्छे से ड्राइंग करता था। तो हम यहाँ पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हम यूज कर रहे हैं किसका, नन का। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 पेन्स, कितने पेन्स हैं, टोटल 3। अब मैं उनमें से बोलूँ कि तुम इनमें से कोई एक ले सकते हो, मैं यहाँ ईदर लिख दूँ तो गलत होगा ना, क्योंकि हम टोटल 3 में से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एनी सही लिखा है। देयर आर 5 बुक्स, हम कितने बुक्स की बात कर रहे हैं, 5। उनमें से मैं किसी एक को भी नहीं देना चाहता, नेगेटिव सेंस में मीनिंग कन्वे करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे नन यूज कर लूँगा। सिंपल वही क्वेश्चन है, नन के सेंटेंस में हम नॉट या किसी अदर नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला नीदर, नीदर का इक्वल जो होता है वो होता है आपका बोथ नॉट। ठीक है, नीदर का मतलब क्या हुआ, हम दो में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बोथ नॉट में हम किसी का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे कि बोथ नॉट को नहीं लिखना है। ठीक है, इसकी जगह हम यूज करेंगे किसका, नीदर का, क्योंकि बोथ नॉट के लिए हमारे पास वर्ड है, तो फिर हम उसको बोथ नॉट को यूज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है बोथ ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट वर्किंग हार्ड, ये सेंटेंस गलत हो गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, नीदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वहाँ मेंशन किया हो गया होगा आपको, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अब आ जाओ फ्रेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इशारा करना। ठीक है, संकेत करना। तो देखो संकेत मतलब इशारा दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक, अच्छा अब सपोज करो कि इसके पास में कोई दो चीज़ें रखी हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इससे दूर कोई दो चीज़ें रखी हों। ठीक, तो ये जब डेमोन्स्ट्रेशन पास के लिए होगा तब आपको वर्ड यूज करने होते हैं दिस और दीज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन जब दूर की चीज़ों के लिए होता है तब आपको यूज करना होता है दैट और दोज। ठीक है, तब आपको यूज करना होता है दैट और दोज। अब डेमोन्स्ट्रेशन में भी क्या होता है, दो केस बनते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन में अगर मान लीजिए किसी एक ही चीज़ के लिए हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैं दिस की बात करूं तो ये सिंगुलर के लिए आ जाएगा, दीज की बात करूं तो ये प्लूरल के लिए आ जाएगा। ऐसे दूर के लिए जब मैं बात करूं तो दैट सिंगुलर होता है और दोज जो होता है वो आपका प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि ये जो वर्ड हैं आपके ये टाइम के सेंस में भी यूज़ होते हैं। तो जब टाइम के सेंस में यूज़ होंगे तो ये कौन सा टाइम शो करेंगे, प्रेजेंट टाइम, और ये कौन सा टाइम शो करेंगे, पास्ट टाइम। ठीक है, या डिस्टेंस मतलब हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं दूर के लिए। ठीक, तो हमारे ये वर्ड हो गए। अब इन पे क्वेश्चन कैसे हैं, देखो आप, दिस इज़ माइन सही है, लेकिन बस क्वेश्चन ये गलत हो सकता है। दैट के बाद वॉज है, सही है। ठीक है, दोज के साथ आर है, दीज के साथ आर है, फिलहाल ये चीज़ें सही लिखी हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है डेमोन्स्ट्रेशन में, हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं सच। ठीक है, सच का यूज, सच का मतलब क्या होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसे, तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, बट किस सेंस में, टू गिव एन एग्जाम्पल।
ठीक है, वेदर इट इज़ फॉर नियरनेस और डिस्टेंस, ठीक है, चाहे पास के लिए हो या दूर के लिए हो, बट जब हम किसी एग्जाम्पल को मतलब शो करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो सबकी जगह पे यूज हो सकता है। तो याद रखेंगे। अब जैसे मैंने ये लिखा सच आर गुड थिंग्स नॉट गुड थिंग्स, ठीक है, तो ऐसे ही सच एज और सच दैट ये हम थोड़ा आगे बढ़ लेंगे। सच एज का पेयर कंपैरिजन के लिए, सच दैट का जो यूज है वो किसी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए यूज़ होता है। तो आगे हमें पढ़ना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ना है और आगे कंजंक्शन में भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं भाई रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जानते हैं आप लोग, मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम। रेसिप्रोकल क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, म्यूचुअल भी कह सकते हैं हम। तो आपको सिंपली याद रखना है कि हमारे पास रेसिप्रोकल में सिर्फ दो वर्ड हैं, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। याद रखेंगे ईच अदर जो है वो सिर्फ आपका दो के लिए है, जहाँ दो लोगों के बीच में रेसिप्रोकल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, म्यूचुअल अगर हम मीनिंग बताना चाहते हैं। और ये जो है आपका दो से अधिक के लिए, बस सिंपली इतनी थ्योरी है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर क्या करता है, वो या तो वन अनदर की जगह आपको ईच अदर दे देगा या ईच अदर की जगह आपको वन अनदर देगा। सिर्फ आपको देखना ये होता है कि हम कितने लोगों के सेंस में काम मीनिंग दे रहे हैं। 5 मैन है तो यहाँ पे वन अनदर लिखा है, सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं तो इसके सेंस में हमने ईच अदर लिखा है, सही है। गलती ये हो जाता है अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके का एरर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छे से इसको समझेंगे। आपको हर एग्ज़ाम में, छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो देखो पहले तो समझ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। मीनिंग से देखेंगे, रिलेटिव मतलब रिलेशन बनाने का कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हैं मिस्टर सिंह, ठीक है, मिस्टर सिंह। अच्छा मिस्टर सिंह क्या है, मिस्टर सिंह थोड़ा अच्छा सा नाम ले लेते हैं, छोटा सा सरल सा, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको राम ही नाम दे देता हूँ, इनके भरोसे सब चलता है तो राम नाम दे देता हूँ। मैंने राम के बारे में एक पहला सेंटेंस लिखा, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अच्छा मैं इनके बारे में और भी बातें बोलना चाहता हूँ तो मैं ये लिख दूंगा, he lives sorry he lives near my house। और भी मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, he is a फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। और भी बोलूँ मैं तो he likes टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इतने सारे सेंटेंस मैंने बना दिए, मैं और भी कई सारे सेंटेंस लिख सकता हूँ। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, पहली चीज़ देखो, हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि ये वर्ड आपका एक नाउन है। अगर इसको हम बार बार यूज़ करना चाहें तो उसकी जगह पे हम कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं जो उसको रिप्लेस करता है, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा हम इन चारों सेंटेंसेस को कंसाइज कर सकते हैं, मतलब इनको हम और शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। तो और शॉर्ट में बनाने के लिए मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख दूँगा, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। मैंने राम को एक ही बार यूज किया है, ठीक। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ,
सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट फॉर्म में ही हैं, पास्ट में भी हो सकते थे, प्रेजेंट पास्ट का भी रिलेशन हो सकता है अगर हम मीनिंग उस तरीके को बनाना चाहें। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको हटा दूंगा, ठीक है। मैं इसके बाद इसको ऐसे लिख दूंगा, लिव्स नियर माई हाउस, ठीक है, इज अ फुटबॉल प्लेयर, लाइक्स टीचिंग इंग्लिश। देखो ठीक है, मैंने जो 4 सेंटेंस बनाए थे उसमें देखो पहला वाला सेंटेंस ये लिख दिया, क्योंकि मुझे फर्स्ट उस बंदे को लिखना पड़ेगा जिसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने उसका नाम बता दिया और बाकी के तीनों सेंटेंस मैंने आगे लिख दिए, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर छोटी सी चीज़ करनी क्या है, देखो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो लिव्स है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे प्लेयर है, रहने का काम प्लेयर, लाइक करने का काम, और ये जो फुटबॉल प्लेयर है वो सब कौन है, राम है। तो हम क्या करेंगे, इस राम को आगे वाले सेंटेंस से रिलेट कर देंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा जो क्या करेगा, राम का रिलेशन यहाँ भी जोड़ देगा, राम का रिलेशन आपका यहाँ भी जोड़ देगा, और राम का रिलेशन आपका यहाँ भी जोड़ देगा। इसी वर्ड को कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। एक तरीके से एक ब्रिज का काम कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन रिलेशन आगे वाले सेंटेंस से पीछे वाले नाउन प्रोनाउन का हम जब जोड़ते हैं तो रिलेशन कई तरीके से हो सकता है कि इस राम को मैं आगे वाले सेंटेंस से सब्जेक्ट के केस में जोड़ूं, हो सकता है कि मैं इसको कभी कभी ऑब्जेक्ट के केस में भी जोड़ दूं, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसको इधर कोई नाउन हो उसके इस बंदे का पोजीशन बनाना चाहूँ तो मैं उसको पजेसिव केस में भी जोड़ सकता हूँ। बस 3 ही रिलेशन होते हैं। यहाँ का नाउन प्रोनाउन आपका आगे वाले सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होने लगता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने लगता है, या फिर पोजीशन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको बताया था जब पर्सनल प्रोनाउन की टेबल पढ़ाई थी, हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम होता है, और इसका जो पजेसिव केस होता है वो आपका हुज होता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पोजीशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हुज मतलब किसका, ठीक है। तो मीनिंग से समझ में आता है कि हम पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, हु मतलब किसे, इसलिए मैंने वहाँ हिंदी लिखी थी कि जिन लोगों को हिंदी से समझ में आए वो हिंदी से इजीली समझ लें, ठीक है। और हु मतलब कौन, तो अक्सर हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हम हमेशा सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट को इंक्वायर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यूज क्या है कि जब किसी सेंटेंस में आपको हु का यूज करना है, तो देखो हु क्या करेगा, इधर आपने जो भी नाउन या प्रोनाउन लिया है, ठीक है, इधर आपने जो भी नाउन या प्रोनाउन लिया है, इधर एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो एक सेंटेंस होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हु क्या करेगा, हु यहाँ आपने जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, वो यहाँ पे जो भी नाउन प्रोनाउन है, इसका रिलेशन जब आपको यहाँ जोड़ना होता है, ठीक है। इस केस में जब भी आपको हु पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ आपको कभी भी सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हो ना, तो वो आपको यहाँ पे सेंटेंस देगा ही नहीं। तो आप इजीली फाइंड कर लेना कि सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा। सेंटेंस के मीनिंग के पे डिपेंड करता है कि वहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप यूज कर लोगे फ्रेंड्स किसका, हु का, ठीक है। अच्छा अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, जैसे मान लीजिए मुझे किसी नाउन या प्रोनाउन को
आगे वाले सेंटेंस से, सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ना कि हुम के केस में क्या होता है, अगर मुझे इस नाउन प्रोनाउन को आपको रिलेट करना हो यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, आप खुद ही सोचो। उस केस में आपको ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होगा, क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है ना, ठीक है। हुम तो आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हु है ना आपका, वो या तो ये पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो आपका एक पर्सन होना चाहिए। या फिर हम हुम की बात करें तो हुम के केस में भाई फैमिली तो एक ही है, तो आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो पर्सन होना चाहिए, ठीक है। पर्सन मतलब समझ रहे हैं ना, हम इंसान की बात कर रहे हैं। समटाइम्स आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जिनमें एनिमल के लिए यूज किया हो, लेकिन बहुत ही रेयर क्वेश्चन बुक्स वगैरह में दिए होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उस तरीके के पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक, कि जब हमें किसी पर्सन को आगे वाले सेंटेंस से रिलेट करना हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम हु और होम का यूज कर लेते हैं। अब देखो, पहले वाले सेंटेंस में तुमने क्या किया है, ब्रदर, ये एक पर्सन है, ठीक है, नाउन है। अब आगे देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इज अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका, ठीक है। ये भी आपका वर्ब है, ठीक है, ये भी आपका वर्ब है। तो कौन डॉक्टर है, कौन अमेरिका जा चुका है, कोई तो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हमें ये कहना चाह रहे हैं। मतलब इस सेंटेंस में हमें इस ब्रदर को यहाँ रिलेट करना है और इस ब्रदर को यहाँ पर रिलेट करना है। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा किसका, हु का, ठीक। एग्जामिनर आपको कुछ भी वर्ड यूज करके दे देगा गलत, तो वो आपको फाइंड करना है, या फिलअप के लिए पूछ लेगा, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए पूछेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाएगा। अब ऐसे ही देखो, द बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट है, या मैं आपसे कहूँ कि ये जो है आपका पर्सन है, पर्सन है, नाउन है। अच्छा आगे हम बढ़े अगर देखें तो ये सॉ, सी का सेकंड फॉर्म, इसका सब्जेक्ट पहले से दिया है, तो आपको देखते ही समझ में आया कि हमें हु द बॉय को आगे वाले सेंटेंस से सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं करना है। यू सॉ, तुमने देखा, किसको देखा, यहाँ हमें इस बॉय को देखने की बात करवानी है, तो हमें यहाँ बॉय को पहुँचाना है, तो उस केस में हम यूज किसका कर लेंगे, हुम का, ठीक है। क्योंकि हुम क्या करेगा, हुम हमारी मदद करेगा इस बॉय को ऑब्जेक्टिव केस में पहुँचाने के लिए, ठीक। इस तरीके से हमारा आंसर बना है। अब देखो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन हुज के केस में। देखो हुज के केस में क्या होता है कि अगर आपने किसी नाउन या प्रोनाउन, याद रखेंगे कि अब यहाँ पे आपको एनिमल भी मिल सकता है और पर्सन भी हो सकता है ये, ठीक है। अगर इसको आगे वाले सेंटेंस से, सेंटेंस मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में यहाँ आपको रिलेट करना है, तब आप क्या करोगे। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोजीशन होता क्या है। पोजीशन में हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ आपको जो सब्जेक्टिव केस में जो भी आपको नाउन प्रोनाउन दिया है, मतलब कोई भी वर्ड दिया है, ये यहाँ पे पहले से गिवन है। ऑब्जेक्ट भी आपको ज़रूरत होगा तो गिवन ही होगा, ठीक है, कमी किसी की नहीं होगी, क्योंकि हुज जो अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दी होगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है और हमारा ये जो नाउन प्रोनाउन है, इनके बीच में पोजीशन का रिलेशन बनाना है, ठीक है, अधिकार बताने का रिलेशन बनाता है। तो इस केस में हमें यहाँ पे यूज करना है हुज का, ठीक। देख लो, नहीं तो वॉज स्टोलन, क्या स्टोलन हुआ, कार, ठीक है। वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन गया, कौन गया, भाई मैन, ठीक है। लेकिन ये कार किसकी थी, ये जो कार है ना वो इस व्यक्ति की है, ये आपका एक पर्सन है। एनिमल के लिए भी हुज का यूज़ हम कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे हुज का यूज़ करना है। और सेंटेंस का मीनिंग है द मैन, आदमी, हुज
कार वॉर स्टोलन, जिसकी कार चोरी हो गई थी। ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब इसी में से हमने इस मैन को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लिया, वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गया। लेकिन कार किसकी है वो तो हमें रिलेशन यूज करना था, ठीक। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस में हुज का यूज समझना होता है। बाकी चीज़ें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाली हैं। तो ये तो एक थ्योरी है, अगर आपको यहाँ चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात डिस्कस कर रहे हैं विच पे। अब विच के केस में क्या होगा, आपका जो भी नाउन प्रोनाउन है, ये पर्सन नहीं हो सकता, ये आपका एनिमल हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, थिंग, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको आगे वाले सेंटेंस से, सेंटेंस वही आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भैया, विच का जो है ना, जैसे हमने हु पढ़ा तो हु को हम हुम या हुज तीन तरीके से यूज कर रहे थे, और तीन काम होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, तीनों के लिए इंडिविजुअल वो थे। लेकिन हु विच जो है ना वो आपका मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड क्या है कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को आपको सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में यूज करना हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना हो, आप यहाँ विच का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ विच का यूज करना है। क्यों? क्योंकि विच जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस के लिए यूज होता है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, तो वो दोनों केस खुद ही मैनेज करता है। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा आई एम सेलिंग दिस कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका क्या हो गया, थिंग में आ गया, नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है। अब आगे लिखा है हैज़ 250 GB हार्ड ड्राइव फॉर $500, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको क्या है, वर्ब दी है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें किसका डिस्क्रिप्शन आगे देना है, कंप्यूटर का, तो हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, विच का। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ब्लैंक दे दिया, वो ऑप्शन में दे देगा आपको हु, ऑप्शन में दे देगा हुम, ऑप्शन में दे देगा हुज, ऑप्शन में दे देगा विच। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखो रिलेशन है किसका, इधर तुम किसकी बात कर रहे हो कि उसमें 250 GB हार्ड डिस्क है और वो $500 का है, कंप्यूटर ना, तो कंप्यूटर है तो हमें समझ में आ गया देखते ही कि हम ये तीन ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि हम थिंग की बात कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन के लिए यूज हो रहे थे। तो फिर बचा हमारे पास क्या, विच। इस तरीके से हमारा आंसर बन गया, ठीक है। बढ़ते आगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, पोजीशन रह गया ना विच के केस में, तो ये याद रखेंगे कि जब हम किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, जो आपकी एक थिंग है, ठीक है, अगर हम इसको आगे वाले सेंटेंस से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक, इस केस में पोजीशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम विच को ना एक नए तरीके से यूज़ करते हैं, इसको लिखा जाता है ऑफ विच, ठीक। इसका जो पोजीशन वाला केस है वो क्या है आपका, ऑफ विच, ठीक। अच्छा, ऑफ विच के केस में एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एग्जाम्पल से देखिए, दिस इज द बुक, बात कर रहे हैं बुक की, ठीक है। अच्छा, मैटर ऑफ विच इज नॉट गुड, इज नॉट गुड अच्छा नहीं है, इधर एक सेंटेंस है, यहाँ एक सेंटेंस दे दिया जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इस बुक की, बुक एक चीज़ है। अच्छा, वो ये कह रहा है इज नॉट गुड, क्या अच्छा नहीं है, मैटर, ठीक है, मैटर अच्छा नहीं है यहाँ पे, ये मैटर किसका है, बुक का है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जिस नाउन को हम रिलेट कर रहे थे और जिस चीज़ पे पोजीशन कर रहे थे वो दोनों आपके एक ही साथ, मतलब एक ही तरफ लिखे हैं। जबकि हुज के केस में क्या हो रहा था, जब हम हुज के केस ले रहे थे तो एक नाउन आपको यहाँ मिलता था और एक नाउन यहाँ मिलता था, इस तरीके से रिलेशन जुड़ता था, ठीक। तो आपको ऑफ विच के केस में क्या करना है, दोनों नाउन्स एक साथ दिए होंगे, अब वो क्या करेगा, आपको वहाँ हुज का यूज करके दे देगा, जबकि आपको करना क्या है, ऑफ विच। देखो आपको यहाँ पे पहले से लिखा है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखा है,
ठीक है, ये सेंटेंस एक्चुअली गलत लिखा है। दिस इज द स्पीड ऑफ विच अ कंप्यूटर। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है, इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत लिखा है ये। ठीक है, इसको भी यहाँ तक ये पूरा ऐसे कर देते हैं, पूरा गलत है सेंटेंस। ये सेंटेंस मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक्चुअली अगर मैं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता ऑफ इससे रिलेटेड, तो पता वो कैसे लिखता, वो ऐसे लिखता, दिस इज द स्पीड, यहाँ आपको दे देगा हुज और यहाँ पे दे देगा अ कंप्यूटर। ठीक है, वो आपको यहाँ पे हुज का यूज करके दे देगा। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, ये इधर भी गलत है ये। ठीक है, ये पूरा ये गलत है, सेंटेंस कुछ सही नहीं लग रहा। दिस इज द कंप्यूटर हुज स्पीड। ठीक है, हुज स्पीड परफॉर्म्स अ सिंगल ऑपरेशन। अब ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो ये गलत क्वेश्चन दिया है, एग्जामिनर ने आपको गलत क्वेश्चन दिया है, तो अब तुम्हें इसको करेक्ट करना है। तो अब तुम करेक्ट कैसे करोगे? पहली चीज़ तो तुम्हें अब यहाँ पर समझनी होगी, क्या समझना ये होगा कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये एक नॉन लिविंग चीज़ हो गई, थिंग। अच्छा, परफॉर्म्स अ सिंगल ऑपरेशन, एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, क्या? इसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड किसकी है? इस कंप्यूटर की। तो आपको यहाँ पे हुज का यूज़ कर दिया, देखते ही समझ में आ रहा है कि हुज का यूज़ तो हम लिविंग चीज़ों के लिए कर रहे थे। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द कंप्यूटर स्पीड ऑफ विच परफॉर्म्स अ सिंगल, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बचा है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके दैट पे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा देखो, दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम इसको आगे वाले सेंटेंस से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है। अगर इस नाउन प्रोनाउन को, चाहे तो आपको देखो ये एनिमल हो, चाहे आपका ये थिंग हो, ठीक है, या आपका ये पर्सन हो, कुछ भी हो, अगर हमें इसको सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में रिलेट करना है तो हम यहाँ पे दैट का यूज कर लेंगे। ठीक, अब तुम कहोगे कि ये क्या कर दिया सर, ये तो सबके लिए काम कर रहा है, फिर सब इसी को यूज कर लेते हैं हर जगह। तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं। क्यों है लिमिटेशंस, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे तब मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि जब भी आप दैट का यूज़ करोगे या पेयर में दैट का यूज़ करोगे किसी भी वर्ड के साथ, तो आप देखोगे वहाँ दैट हमेशा और हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को जो सेंटेंस में बिल्कुल डेफिनेट हो, उनको हमें आगे डिस्क्राइब करना है, उनके लिए यूज होता है। इम्पर्सनल चीज़ों के लिए कभी भी दैट हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दोनों की तरह यूज होता है और किसी भी नाउन के लिए, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो पहली लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशंस आपकी ये, अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं EST या फिर मोस्ट, पहचान लेंगे, ओनली हो, ऑल हो, सेम, सेम के साथ तो हम पढ़ते थे दैट। ठीक है, एज भी होता है तो हम एज पे भी देख लेंगे, नन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब स्पेसिफिक करने वाली चीज़, या तो आप सबकी बात कर रहे हो, किसी की बात नहीं कर रहे हो,
ठीक है, द सेम आ गया। सच के साथ भी सच दैट सच एज होता है, सो दैट सो एज होता है। फ्यू लिटिल मतलब वो नेगेटिव चीज़ों के लिए आ गया। मैनी मच समथिंग, ठीक है। डेफिनेट प्लेस हो, आइडिया हो, इमेजिनेशन हो, वो इनएनिमेट कोई चीज़ हो या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल, सिंपली आपको यहाँ पे ऑल दिया था, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, ठीक है। तो ऑल आ गया, ठीक है। गिल्टर्स तो हमने यहाँ पे दैट का यूज़ किया, नहीं तो हमने इसको ऐसे भी लिखा देखा होगा, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसे भी लिखकर देखा है इसको, ठीक है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। ओनली आ गया इसलिए दैट है, ओनली आ गया इसलिए आपको दैट का यूज करने को मिला है। ओनली आ गया इसलिए आपको दैट का यूज करने को मिला है, ठीक है। दैट का यूज करने को मिला है। पहचान लेंगे वर्ड्स और हम बना लेंगे क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको हमेशा जब भी पूछेगा एग्जामिनर वो क्या यूज़ करना है, दैट, ठीक। ये भी आपका एक रूल है कि जब सेंटेंस में हम इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम दैट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और देखिए क्वेश्चन इस बार क्या किया मैंने यहाँ पे क्या किया आपको, द बॉय, ये एक पर्सन, ये आपका एक एनिमल, जबकि आप अभी पीछे पढ़ के आए हो कि पर्सन के लिए हम हु फैमिली यूज़ कर रहे थे, एनिमल के लिए हु जा रहा था या फिर हम विच का यूज़ कर रहे थे। अब कई बार ऐसी कंडीशंस भी तो बन जाएंगी ना आपके पास कि हम एक पर्सन के साथ एनिमल या थिंग को एक साथ यूज़ करके उनको आगे रिलेट कर दें, तब क्या करोगे। तो हम दो रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का जो सोल्यूशन है आपका वो क्या है, दैट। इन दोनों का हमें एक साथ यूज करना है। ट्रेस पास्ट ऑन द क्लब प्रोमाइसिस बर टर्न आउट, ठीक है। दोनों ट्रेस पास का मतलब घुसपैठिया बोलते हैं, ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ा, दैट। ऐसे इसमें देखो, सी हेट्स एवरीबॉडी, ये पर्सन हो गए, बड़ी वाले वर्ड जितने भी होते हैं वो पर्सन। एवरीथिंग ये आपका थिंग में आ गया, ठीक है। सी हेट्स वाई, नफरत करती है हर व्यक्ति और हर चीज़ से जो उसको याद दिलाते हैं उसकी गलतियों की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या का यूज कर रहे हैं, दैट। क्यों, क्योंकि हमें दो तरीके की एक साथ नाउन प्रोनाउन को रिलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारा ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जो भी आपकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं टॉपिक में आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेसिक हैं, और इतना तो सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं उनको आना चाहिए, ठीक है। बाकी की चीज़ें देखो, जब भी हम कुछ एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू आती हैं। और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बोल रहा हूँ जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे प्रैक्टिस के वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर क्वेश्चंस नहीं कर समझोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी एग्ज़ाम में समझ में नहीं आएगा या आपसे नहीं बनेगा।